वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक में ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर काला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इससे किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदली जा रही है। कहीं चौरस बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजिफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी, घर बैठे चखोतियां करते। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछवाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहां तक कि मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था। वो सोचती रहती थी, तब तक इधर उधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी, जैसे क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जा। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलावें। पर रूबरू वो कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सिर पर ही थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौरी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहां से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौरी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहां कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहां चली जाएंगी।
मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झल्ला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है? जरा सब्र नहीं होता। मीर बोले, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा बोले, जी हाँ, क्यों ना चला जाऊं? 2 किश्तों में तो आपको मात होती है। मीर बोले, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके चेहरे मुहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा बोले, इसी बात पर मात करके ही जाऊंगा। मीर बोले, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर बोले, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा बोले, अच्छा, एक चाल और चल लूं? हरगिज नहीं, जब तक आप सुनना आवेंगे मैं मुहरे में हाथ ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। अरे क्या कहूं, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूं। बेगम बोली, क्या जैसे वो खुद ही निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है? मिर्जा बोले, अरे बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना ही पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम बोली, मैं तो दुत्कार देती हूं, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी उठेगी, अपना सुहाग लेंगी। हिरिया, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ आप ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा बोले, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? बेगम ने कहा, जाने क्यों नहीं देते? मेरे ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे। अरे खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक चली गई। पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उल्टी कर दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही। मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम बिगड़ गई। उन्होंने घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम ने कहा, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते? आप तो शतरंज खेलें और मैं यहां चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। बोलो, जाते हो हकीम के यहां की अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे के बाहर आते देखा तभी ताजड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं।
मगर आपने उन्हें यूं सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उनका क्या सरोकार? मिर्जा ने कहा। खैर, ये तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? अरे इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तो वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनके घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसीलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो वो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारते थे, घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए, इनसे कुछ मतलब ना था। 8 पहर की धौस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी? घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर के गुलाम हूं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आता है। यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। अब हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती हैं, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति की अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। ये बादशाहत शतरंजों के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्यों में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी, और वो वैश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देख रेख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेसिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहां लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भीड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर
मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आ गई? ये तलबी किसके लिए है? अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर ने कहा, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर बोला, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार ने कहा, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा बोले, बड़ी मुसीबत है बे, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर बोले, कमबख्त कल आने को कहा गया है। आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर बोले, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर ही कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा बोले, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धृता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर न जाता हूं, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज चर ली, अब भूल कर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले जाते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछाकर हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शह आदि एक दो शब्दों के सिवा मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो इन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा बोले, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो ये किश्त। मीर बोले, तोर खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे जवान है, लाल बंदरों सा मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा बोले, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, ये किश्त। मीर बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिर गया तो कैसे चलेंगे? मिर्जा बोले,
जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। ये किश्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने में कैसी ठहरेगा? अजी आज तो रोजा है। क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? जी नहीं, अब शहर में जाने क्या हो रहा है। शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे, 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते हैं। ये कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अध्यपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। होगा, ये लीजिए शह। जनाब, जरा ठहरिए। इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही चाहे, ये ऐश वहां कहां नसीब होगा। ये किश्त। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर बोले, हां सो तो है ही। ये लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिले आ आकर घोंसलों में चिपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावनाएं और उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते थे और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल ना बदला कीजिए। ये क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। ये आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं,
एक काम करते हैं, अब जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था। वे बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। उसमें क्यों रखूं? हाथ से मोहरा छोड़ा कब था? मुहरा आप कयामत तक न छोड़े तो ख्याल चली ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर बोले, धांधली आप करते हैं? हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। अरे वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना ही पड़ेगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न ये दबता था न वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छिला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आते हैं। अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहां तो बादशाह के दस्तरखान पर भी खाना खाते चले आए हैं। अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें न कर। जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहां तो किसी ने आंख दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला। आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, टकार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अद्य पतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे? पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतर बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला। उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था। बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई, मेहराबें गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरितें मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहें टिल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।